हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 हिंदी अंतरा किताब का जो हमारा कविता वाला सेक्शन है वो चल रहा है। ठीक है, उसमें हम अभी कविताओं को पढ़ रहे हैं, जिससे पहले हमने बहुत सारी कविता कंप्लीट कर ली है। आज की वीडियो में हम हमारी जो कविता है जिनमें है वसंत आया और तोड़ो। एक है वसंत आया और दूसरी वाली कविता है जिसका नाम है तोड़ो। तो इन दोनों को समझेंगे। इनको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। तो इनका कंप्लीट मीनिंग, समरी, साथ ही साथ में इसकी साफ प्रसंग व्याख्या कैसे करी जाती है उसको समझेंगे। आज की वीडियो में हम वैसे तो वसंत आया की बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टैंजा दे रखे हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लगता है। वसंत आया वाली कविता को समझेंगे, इसकी साफ प्रसंग व्याख्या को देखेंगे, जो कि थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम तोड़ो को समझेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते वीडियो को। जो हमारी ये दोनों कविताएं वसंत आया और तोड़ो, इनको लिखा है रघुवीर सहाय ने। ये कवि है हमारे। और जो हमारी ये कविता है इसको समझने से पहले, इसके स्टैंजा पढ़ने से पहले आपको इसकी समरी पता होनी चाहिए कि ये कविता लिखी क्यों गई है। ठीक है, क्या पर्पज है लिखने का। तो देखो, वसंत आया जो पाठ की समरी है, ये कविता आधुनिक युग में, आधुनिक युग का मतलब होता है ऐसा वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं, मॉडर्न टाइम, उसके समर्थ कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्य की प्रकृति से जो रिश्ते टूट रहे हैं ना, उस पर गहरा कटाक्ष किया है। यानी कि कवि ने यह बताया कि हम प्रकृति से किस तरीके से दूर होते जा रहे हैं। आज के समय में हम इतने व्यस्त है, इतने बिजी हो गए हैं और मशीनी हो गए हैं कि हमें प्रकृति में जो बदलाव होते हैं उसका पता बाहर देखकर नहीं चलता है, बल्कि कैलेंडर या दफ्तर की छुट्टी से पता चलता है। इसका इन्होंने एग्जाम्पल बताया था वसंत के बारे में। ठीक है, कि आजकल के टाइम में हम इतने ज्यादा बिजी हो गए, आप भी बिजी हो गए हो कि मौसम देख के तो पता ही नहीं चलता है और ना हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। एसी में बैठते, एसी में सोते, फिर बाहर निकलते, कब वसंत आया है, कब सावन आया है, इस तरीके की चीजों का नहीं पता लगता है। हम इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम सिर्फ कैलेंडर पर देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कब है। ठीक है, अब देखो इसमें कवि ने क्या क्या चीजें बताई है आपको जो पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले आपको मिलेगी प्रकृति से दूरी की बात। कवि कहते हैं, सबसे पहले प्रकृति की दूरी की बात करते हैं कवि। कवि कहते हैं कि वसंत आ गया है, लेकिन इसका पता पेड़ों पर नए फूल देखकर या कोयल की कूक सुनकर नहीं चला। यानी कि हमें पता है वसंत ऋतु में क्या होता है कि पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, कोयल चहचहाने लगती है, लेकिन इस बात को देखकर किसी को पता नहीं चला कि वसंत आ गया है, बल्कि उन्हें इसका एहसास सड़क के किनारे लगे पेड़ों से गिरते हुए पीले पत्तों की आवाज और कैलेंडर को देखकर हुआ है। यानी कि कैलेंडर से पता चला है कि वसंत आ गया। ठीक है, और इनके दफ्तर की छुट्टी भी थी तभी पता लगा है कि वसंत आया, वैसे पता नहीं चला है। कैलेंडर और सूचना। आज का मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर नहीं जीता। वसंत ऋतु के आने की सूचना उसे तब मिलती है जब वह कैलेंडर देखता है। जैसा मैंने आपको बताया, कैलेंडर देखने से पता चलेगा कि वसंत आया, वैसे नहीं पता चलेगा उसको। उसे पता चलता है कि वसंत पंचमी की दफ्तर में छुट्टी है, यानी कि ऑफिस की छुट्टी है। अब वसंत अनुभव करने की चीज नहीं है, यानी कि हमें एक्सपीरियंस से पता नहीं चल रहा वसंत आ गया है, नेचर को देखकर हम बता नहीं रहे हैं, बल्कि यह सूचना मात्र रह गया। ये सिर्फ छुट्टी है तो इस करके पता चल गया है कि वसंत आ गया है। अब जो इसमें कवि आगे बताते पुराने सौंदर्य के बारे में। पहले के टाइम पे वसंत का आना खुशियों और प्राकृतिक बदलावों का संकेत होता था। क्या क्या प्राकृतिक बदलाव आते हैं, जैसे ढाक के जंगलों का दहकना, यानी कि लाल फूल होना, ठीक है, कोयल का बोलना और हवा का सुगंधित होना। लेकिन आज के शहरवासी, शहरवासी मतलब जो लोग शहर में रहते हैं, इन सब दृश्यों से वंचित है। आजकल लोगों के पास में नेचर में टाइम बिताने का टाइम है ही नहीं। ठीक है, वो लोग बिजी है अपनी अननेसेसरी की चीजों में। शहर की विडंबना करिए कवि ने इस बात पर दुख जताया है कि हमने विकास की दौड़ में प्रकृति को पीछे छोड़ दिया। यानी कि डेवलपमेंट तो हाई रेट से हुआ है, लेकिन हमने नेचर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। हमें वसंत आने का ज्ञान प्रमाण यानी कि दस्तावेजों से होता है, जैसे कैलेंडर में देखकर पता चलता है, छुट्टी से पता चलता है। हम उसको सेल्फ ऑब्जर्व नहीं करते, प्रत्यक्ष दर्शन से हमें नहीं पता चलता है कि वसंत आ गया। ठीक है, तो ये चीज इसमें बता रखी है। लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष है कि यह कविता हमें सचेत करती है कि यदि हम इसी तरह प्रकृति से दूर होते रहेंगे तो हम अपने जीवन की असली मिठास और ताजगी खो देंगे। यानी कि जो हमारे जीवन की असली स्वाद है, ठीक है, वो नेचर से जुड़ा रहना, वो चीज छूट जाएगी। ये कविता हमें फिर से प्रकृति के करीब जाने की और उसे महसूस करने की प्रेरणा देती है। तो ये इस कविता में बता रखा है।
अब जब आप ये चीज पढ़ लोगे इसकी समरी, तो इसके स्टेंजा को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसकी प्रसंग व्याख्या कैसे करनी है उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। ये स्टेंजा नंबर फर्स्ट है वसंत आया का। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। या आप बुक में से अपना देख सकते हो, ये वाला स्टेंजा दे रखा होगा। अब इसकी साप्रसंग व्याख्या जब भी आप करोगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो साप्रसंग व्याख्या में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है प्रसंग लिखना, उसके बाद में आपको व्याख्या करनी होगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करनी होगी हर एक पॉइंट की। उसके बाद में लास्ट में विशेष लिखा जाएगा। विशेष में हम भाषा लिखते हैं कौन सी है, अलंकार लिखते हैं और एक मुख्य भाव लिख देते हैं कि जो स्टेंजा दे रखा है उसमें क्या क्या चीज बताई गई है। अब देखो जैसे ये वाला स्टेंजा है ना, तो हम इसके प्रसंग कैसे लिखेंगे। हमें लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित आधुनिक कविता के जो प्रमुख कवि है रघुवीर सहाय, उनके द्वारा रचित कविता वसंत आया से ली गई है। या बिल्कुल आसान शब्दों में आप इसको लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो कवि है रघुवीर सहाय, उनके द्वारा रचित कविता वसंत आया से ली गई है। ठीक है, अगर आपको ये आधुनिक कविता याद नहीं रखना है या फिर प्रमुख कवि की जगह सिर्फ कवि भी लिख सकते हो। इन पंक्तियों में अच्छा प्रसंग में क्या क्या चीजें होती है समझ लो। प्रसंग में आपको पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां क्या क्या है, उसके बाद में एक लाइन में समझा भी देना कि इन पंक्तियों में कवि ने क्या बात बोली है। जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर लिख दी है कि इन पंक्तियों में कवि कह रही है या कवि बता रही है कि आज के मशीनी युग में मनुष्य प्रकृति से बहुत ज्यादा दूर हो गया है। बस ऐसी चीज आप लिख देना। ठीक है, बाकी ये जो नीचे की एक्सप्लेनेशन भी कर रखी है तो ये सिर्फ रीडिंग कर लेना, लेकिन अगर पेपर में करोगे तो एक लाइन लिख कर आ जाना, वो ही बहुत रहेगी। तो बाकी का जो ये दे रखा है ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हो। पेपर में आप यहाँ तक भी लिखोगे तब भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे कि वह प्रकृति से बहुत ज्यादा दूर हो गया है आज का मनुष्य। अब देखो व्याख्या कैसे करनी है। कवि कहते हैं कि जैसे छोटी बहन अपने बड़े भाई को बड़े प्यार से भाई कहकर बुलाती है, यानी कि दा का मतलब होता है दादा, दादा का मतलब होता है भाई। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा जैसे कि कहते हैं अरे दादा कितना पैसा लग रहा है, तो अरे भाई कितना पैसा लग रहा है, ये वाली बात। ठीक है, तो जैसे छोटी बहन अपने भाई को बड़े प्यार से दा कहकर बुलाती है, वैसे ही किसी बंगले के अशोक के पेड़ पर एक चिड़िया बहुत ही मीठी आवाज में चहकती है। यह मधुरता वसंत के आने का पहला संकेत थी, यानी कि जब कोई ऐसी चिड़िया चहकती है तो समझ जाओ कि वसंत आने वाला है। फुटपाथ पर चलते हुए कवि के पैरों के नीचे ऊंचे पेड़ों से गिरे हुए पीले, पीले का मतलब यहाँ पर दे रखा है पियर आए। ठीक है, और सूखे पत्ते आए जो दबने पर चुरमुराए, यानी कि ऐसी आवाज करी जैसे चुरमुर की आवाज आती है ना जब पत्ते गिरते हैं और उसके ऊपर आप अपना पैर रखते हो, तो पीले पीले पत्ते जो होते हैं वो थोड़े से इस तरीके से हो जाते हैं कि अगर उन पर पैर रखोगे तो साउंड क्रिएट करते हैं। तो कभी जब जा रहा था फुटपाथ से तो उसने देखा कि पेड़ों के नीचे पत्ते पड़े पड़े हैं, और जब वो पत्तों के ऊपर चढ़ता है तो उसके बाद उन पत्तों से आवाज आती है। तो अब कवि ये बात बताना चाह रहा है कि पतझड़ के बाद इन पत्तों का गिरना वसंत के आने की आहट है, यानी कि इन पत्तों का गिरना इस बात का संकेत देता है कि अब वसंत आने वाला है। सुबह के समय लगभग 6 बजे ठंडी हवा का एक झोंका आया। अब ठंडी हवा का झोंका आने का मतलब ये है कि जब सुबह सुबह कभी जा रहा था ना घूमने के लिए, तो उसे ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। ठीक, वह हवा ऐसे लग रही थी जैसे अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई हो, यानी उसमें हल्की गुनगुनी गर्माहट और ताजगी भी थी। वो हवा आई, हवा में गर्माहट भी थी। ठीक है, वह हवा किसी फिरकी यानी कि खिलौने की तरह घूमती हुई आई और टच करके चली गई, स्पर्श करके चली गई। इन सभी प्राकृतिक बदलावों को महसूस करते हुए कवि कहते हैं कि कल फुटपाथ पर चलते चलते मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि वसंत आ गया है, यानी कि मैंने जाना कि वसंत आ गया। अब क्या क्या चेंजेस हुए मैंने आपको बता दिया कि पत्ते गिरे हुए थे। ठीक है, ठंडी हवा और गर्म हवा चल रही थी, इसके अलावा कोयल बोल रही थी, यानी कि कोई चिड़िया बोल रही थी। तो 3-4 जो चेंजेस है इनकी ही वजह से प्रकृति में जो चेंज आया है उसकी वजह से ही कवि को पता चला है कि वसंत आ गया है। ठीक है, अब आ जाओ विशेष पे। तो जब भी आप विशेष लिखोगे तो उसमें एक भाषा लिख देना। ठीक है, कोई सा भी सा प्रसंग व्याख्या कर रहे हो आप, तो प्रसंग मैंने बता दिया कैसे लिखना है। जिस कविता का है उस कविता का नाम और उस कवि का नाम लिख देना। व्याख्या में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देना। विशेष लिखते टाइम में सबसे पहले भाषा लिख देना, फिर उसके बाद में अलंकार लिख देना कि उस स्टेंजा में कौन सा अलंकार है, और फिर एक मुख्य भाव बता देना कि कवि ने क्या बात बताई है इसमें। ठीक है, जैसा कि हमने एक छोटी सी लाइन यहाँ पर लिखी थी ना प्रसंग में, वैसे ही एक छोटी सी लाइन अगर हम उसमें लिख देंगे विशेष में, तो फिर हमारा कंप्लीट हो जाता है ये विशेष। ठीक, तो विशेष में 3 चीजें लिखी जाती है। भाषा, भाषा लिख देना कि सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। बस, अगर इतनी सारी चीज याद नहीं हो तो याद मत भी करना, सिर्फ ये लिख देना सरल भाषा का प्रयोग है। अगर याद हो जाए तो याद कर भी लेना। ठीक है,
अलंकार की अगर हम बात करें तो देखो जो ये दे रखा है, पियर आए पत्ते और चलते चलते में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये पियर आए पत्ते और चलते चलते में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग के लेटर्स है वो सेम है। मुख्य भाव की अगर हम बात करें तो आपको ये लिखना है कि यहाँ कवि ने शहरी जीवन की जो बिजीनेस है यानी कि व्यस्तता है उसके बीच प्रकृति के साथ जुड़ाव को दिखाया है, यानी कि प्रकृति से लोग धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। कवि का मानना है कि प्रकृति आज भी अपने संकेत देती है, बस हमने उन्हें महसूस नहीं करा है, हमें उन्हें महसूस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने प्रसंग व्याख्या विशेष को समझ लिया है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेंजा पे। बुक में से भी आप मैच कर सकते हो, सेम एज इट इज मिल जाएगा आपको। रीड करने के लिए आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी एक्सवाट के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप हमें जो व्हाट्सअप नंबर हमारा कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो ये हमारा गिवन व्हाट्सअप नंबर है। हम इसमें आपको सारी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए अपनी आप मांग लेना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो जो नेक्स्ट वाले स्टेंजा है इसमें ये बात बता रखी है कि और वह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक वार। ठीक है, ये वाला स्टेंजा जो है आपका, इसके एक्सप्लेनेशन देखो कैसे करनी है। तो सबसे पहले प्रसंग लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, ये वाली बात तो सेम ही रहेगी। ठीक है, कि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता वसंत आया से ली गई है। एक लाइन एक्सप्लेन कर देना कि इस वाले स्टेंजा में क्या बताया है। तो इन पंक्तियों में कवि ने इस बात पर गहरा दुख और व्यंग्य व्यक्त किया है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। बस एक लाइन लिख देना, कोई बाकी क्या और आगे के लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने प्रसंग अपना कंप्लीट कर लिया है, अब व्याख्या देख लो। व्याख्या में आप क्या चीज लिखोगे कि आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कवि कहते हैं कि वसंत आने वाला है और उन्हें कैलेंडर देखकर पहले ही पता चल गया था, यानी कि कवि ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं ना उसको महसूस करने के बजाय कैलेंडर देखते हैं और कैलेंडर देखकर पता लगाते हैं कि भाई वसंत आ गया है। कैलेंडर में लिखा था कि अमुक दिन, यानी कि उस दिन और उस वार को मदन महीना यानी कि वसंत का महीना की पंचमी यानी कि वसंत पंचमी होगी। कवि ये बात बता रहे हैं कि भाई हमें कैलेंडर देखकर पता चला कि वसंत पंचमी किस दिन की है, हमने महसूस नहीं करा। ठीक, उसके बाद में कवि कह रहे हैं कि शहर के व्यस्त आदमी के लिए वसंत के आने का सबसे बड़ा सबूत जो है यानी कि सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, उसके दफ्तर की छुट्टी है। आप खुद भी महसूस करो, आपकी स्कूल की छुट्टी रहती है तभी आपको पता चलता है कि अच्छा वसंत पंचमी है। ठीक है, या फिर आपको किसी भी त्योहार के बारे में तभी पता चलता है। आप नेचर को देखकर ऑब्जर्व ही नहीं करते हो, ना आपको टाइम मिलता है और ना कोई आपको गाइड करता है कि नेचर से जुड़े रहो। ठीक है, यदि दफ्तर में छुट्टी ना होती तो शायद उसे पता ही ना चलता कि वसंत आ गया है, यानी कि आज के टाइम का व्यक्ति इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि अगर उसका ऑफिस की छुट्टी नहीं हो ना तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वसंत आ गया है। कवि कह रहा है कि उन्होंने कविताओं में पढ़ा था कि वसंत आने पर जो ढाक के जंगल होते हैं ना, यानी कि एक तरीके के जंगल होते हैं, वो आग की तरह दहर दहर दहकने लगते हैं। अब देखो आग की तरह दहकने का मतलब ये है कि वो पूरा जंगल लाल हो जाता है। लाल होने का मतलब उस पर लाल लाल फूल हो जाते हैं और फूल होने से ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जंगल लाल हो गया यानी कि जल गया है। ठीक है, तो कवि ये कह रहा है कि वो दहकने लगते हैं, आमों पर बौर आ जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे इसमें दे रखा है कि और नंदन वन की तरह धरती फूलों के रंग और खुशबू से भर जाती है, यानी कि धरती के ऊपर अजीब तरीके से एक खुशबू आ जाती है। कोयल और भौरे अपनी कला यानी कि गाने की जो आवाज है उसका प्रदर्शन करने लगते हैं। कवि को यह सब किताबों में पढ़ा हुआ तो पहले ही था, यानी कि किताबी बातें तो पता थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किसी दिन यानी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उन्हें वसंत के आने का एहसास किसी सुखद अनुभव से नहीं यानी कि खुद महसूस करके नहीं चलेगा, बल्कि एक फुटपाथ पर चलते हुए कैलेंडर की तारीख देखकर होगा। यानी कि कवि यहाँ पर हमारी बुराई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज के टाइम का मनुष्य इतना ज्यादा बिजी हो गया है कि अब वो कैलेंडर देखकर पता लगाता है कि वसंत आने वाला है। वो अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं देखता है, वो अपने अनुभव को नहीं देखता है। यह स्थिति आज के मशीनी मानव की विडंबना है, यानी कि उसकी बुराई है। अब आ जाओ विशेष पे। विशेष जो इसका करना होता है उसमें भाषा लिखनी होती है, तो लिख देना कि यहाँ की भाषा सरल है और आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर आप बात करो तो यहाँ पर देखो आपको अलंकार देखने को मिल जाएंगे। रंग रस जो दे रखा है ना, ये मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, ये रंग रस दे रखा है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आम और आवेंगे, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर आ है, यहाँ पर रा है। ठीक है, देखो ये दे भी रखा है यहाँ पर कि आ है स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी आ है, तो इसलिए यहाँ पर
कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। इसी तरह रंग रस में होगा। अब जो हमने अलंकार लिखे वो कौन से वाले लिखे, वो लिखे एक देहर देहर, ठीक है, इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और नीचे आप ये भी लिख सकते हो कि रंग रस में अनुप्रास अलंकार है। अलंकार वाली वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें मैंने समझा रखा है किस तरीके से अलंकारों को पहचाना जाता है कि देहर देहर और अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप चाहो तो ये अनुप्रास अलंकार भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको भी समझाई है। मुख्य भाव लिख देना कि यहाँ मनुष्य की यांत्रिकता यानी कि मशीनी युग की बात को और प्रकृति से उसके अलगाव पर व्यंग्य किया गया है कि आज के टाइम का मनुष्य बहुत ज्यादा मशीनी युग से जुड़ गया है और अपने टाइम को इतना ज्यादा वेस्ट कर रहा है मशीनों से जुड़कर, और प्रकृति से दूरी वो बना रहा है। उसको प्रकृति में जो नेचुरल चेंजेस होते हैं उसका पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, विशेष खत्म हो जाएगा आपका। तो ये साप्रसंग व्याख्या हो गई हमारी कंप्लीट, जिसमें हमने वसंत आया चैप्टर के यानी इस कविता के दोनों स्टैंजास को समझ लिया बिल्कुल आसान भाषा में। साथ ही साथ में मैंने आपको इसकी समरी भी बता दी है, किस तरीके से पेपर में आपको लिख कर आनी है अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके समरी पढ़ने से एक फायदा हो जाता है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टैंजास में क्या क्या बात बताई गई है, ठीक है। तो वीडियो को ये खत्म। किसी भी तरीके का डाउट लगे तो गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।